ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, तो अलग अलग जंतुओं में, यहाँ पे जंतुओं में नहीं पढ़ना है हम लोग को, पूरे पूरे जंतुओं में, मानव का पढ़ना है, सिर्फ मनुष्यों को दिया हुआ है, ह्यूमंस के बारे में हमको पढ़ना है, ह्यूमंस के बारे में देखना है। तो जितना सिलेबस में हमको सिर्फ उतना ही देख के चलना है, पॉइंट टू पॉइंट देख के चलना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है कवर आउट करने के लिए, तो ज्यादा पढ़ के कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जितना बोला गया है, जितना मेंशन्ड है, मतलब वही वही आने वाला और वही वही हमको पढ़ाई करनी है। तो जंतुओं में यानी कि मानव में कैसे कैसे ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो परिसंचरण है, वो कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीज जो होती है जो परिवाहित होती है, क्या क्या चीज जो होती है परिवाहित करके लेकर जाती है, कौन सी चीज ये परिवहन का केंद्र बनती है, कारक बनती है, और किसके द्वारा ये जो है परिवहन होता है, इसको भी हमको पढ़ना है। तो पहला हम लोग मनुष्यों में क्या क्या परिवहन होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं इसके ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो एनिमल्स में, सबसे पहले ब्लड के बारे में यानी रक्त के बारे में। तो रक्त एक हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तरल हमारे पास क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। ये जो तरल संयोजी ऊतक होता है, इसका काम ये होता है कि अपने अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। साथ ही साथ में कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ ग्रंथियों से निकलने वाले, और कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, गैसेस होती हैं। तो ये सारी चीजें जो परिवहन का काम करता है, हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है, हर एक कोशिकाओं तक लेके आने का काम सिर्फ एक रक्त कर पाता है। तो ये रक्त जो होता है बहुत मुख्य घटक होता है परिसंचरण में, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे पहले हमको देखना है, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी। तो एक द्रव संयोजी ऊतक होता है जिसको रक्त बोला जाता है, जो पूरे शरीर में परिसंचरण करता है, जो भी सर्कुलेशन होता है वो पूरा ये कर सकता है। अब इसके अंदर क्या क्या घटक पाए जाते हैं, क्या क्या रक्त, ये जो रक्त हम बोल दिए, तो रक्त का मतलब, ब्लड का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि वो रेड रेड दिख रहा है तो वही ब्लड होता है। इस रक्त में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो वो कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं और कौन कौन सी चीजें क्या क्या कर सकती हैं उसको हमको देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है, इट इज अ पेल येलो लिक्विड जो 90% वाटर का बना हुआ रहता है। इट कैरीज CO2 न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स। तो मैंने बताया कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैसेस भी लेके जाता है, O2 भी इसमें रहता है, साथ ही साथ में न्यूट्रिएंट्स मतलब कुछ पोषक तत्व भी रहते हैं, और साथ ही साथ में कुछ हार्मोन्स भी रहते हैं, और साथ में वेस्ट मटेरियल्स भी पाए जाते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो आरबीसी क्या होता है भाई, आरबीसी मतलब अर्थ्रोसाइट्स होती हैं। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। रेड ब्लड सेल्स मतलब लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, जिनको अर्थ्रोसाइट्स बोला जाता है, आरबीसी बोला जाता है, एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो इस प्लाज्मा में पाई जाती हैं। और ये क्या होती हैं, हीमोग्लोबिन होता है इसमें। हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, वो लाल कलर क्यों है, क्योंकि यही जो है हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल कलर का होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है। और इसका दूसरा काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन यानी जो O2 होता है उसको परिवहन करता है। तो ऑक्सीजन के बारे में हमने कहाँ पढ़ा, श्वास तंत्र में हमने पढ़ा है ऑक्सीजन के बारे में, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक जो रक्त होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाती है, एक रक्त जो होती है CO2 को भी लेके जाती है, ऑक्सीजन को भी लेकर जाती है। तो ये आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को क्या करता है, परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन के परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन युक्त हमारे पास ये होते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है, WBC यानी कि ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट क्या होती है, इट इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम फाइट जर्म्स। तो इसका मेन कारण क्या होते हैं, ये श्वेत रक्त कण होते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम का भाग होती हैं, और रोगाणु से क्या करते हैं, लड़ने में काम आते हैं। कि हमारे अगर किसी कारणवश हमारे अंदर कुछ भी ऐसे जर्म्स आ गए, कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवी आ गए जो हमारे पास हमको रोगी बना सकते हैं, तो उसको भी मारने का काम कौन कर सकता है, ये आरबीसी मतलब श्वेत रक्त कण, जो कि प्रतिरक्षा में क्या होते हैं, वो करते हैं, मतलब कि उसके तंत्र के भाग होते हैं, और ये क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं, मतलब हमको रोगों से बचाने का काम ये सारे करते हैं, जो कि रक्त का एक प्रकार का घटक होता है। फिर हम लोग देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं भाई, थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, इट इज
रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कि ये जो रक्त के थक्के बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। थक्के बनाने का मतलब ये होता है कि कभी हम लोग को कभी छोटा सा चोट लग जाता है और चोट लगने के बाद खून आता है और जस्ट 2-3 मिनट के बाद खून आना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स हैं हमारी बॉडी में आके ब्लड क्लॉट बना लेते हैं, ऐसे क्लॉटिंग कर लेते हैं, थक्के बना लेते हैं, ताकि हमारा जो ब्लड है वो ज्यादा ना निकले, मतलब ब्लड लॉस ना हो। इसलिए इसका भी होना बहुत जरूरी है। तो भाई प्लेटलेट्स भी कम होता है तो भी बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं, और प्लेटलेट्स बहुत सारे लाखों में होना चाहिए। इसका एक कुछ रेंज होता है कि इतने लाख में ये होना चाहिए करके, ठीक है, ताकि हम लोग का कभी भी ब्लड लॉस ज्यादा ना हो। तो इसका काम हमने देख लिया। और ब्लड और ये सारे मिला के क्या बनाते हैं? ये सारे मिला के रक्त बनाते हैं, यानी कि ब्लड बनाते हैं। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है, ये चीज अपन को पता होनी जरूरी है, ये सारी चीजें हमको पता होनी जरूरी है। तो ये जो प्लाज्मा होती है और उस प्लाज्मा के अंदर चलने वाली जो चीजें होती हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, कुछ पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होती हैं, उसके अलावा कुछ गैसेस होती है O2 और CO2, और उसके अलावा कुछ अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल होते हैं। और ये सारे जब मिलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? रक्त बोला जाता है, यानी कि ब्लड बोला जाता है। तो रेड रेड जो दिखता है वो सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है, पर उसमें बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। ये चीज आपको समझ में आएगी तभी आपको आगे की सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। एक बार यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है कि ये जो छोटा सा जो ब्लड है उसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, फिर थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आरबीसी की बात कर रही है, डब्ल्यूबीसी की बात कर रहा है, प्लेटलेट्स की बात कर रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। याद होगा, ठीक है, नहीं याद होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमको ये चीज याद होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स अर्थ्रोसाइट्स व्हाइट रेड ब्लड सेल्स, और थ्रोम्बोसाइट्स हमारे पास क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होती है। सभी का काम हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये जो होती है ये एक प्लाज्मा के अंदर ये सभी पाई जाती हैं। ये चीज यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली वे में बताया गया है। किसी को लिखा वाला याद हो जाता है, किसी को देखा वाला याद हो जाता है, इसलिए दोनों चीजें मैं लेकर आती हूँ ताकि वो याद हो जाए। प्लस टेबल फॉर्मेट में भी लेके आती हूँ ताकि आपको कभी कभी टेबल फॉर्मेट में भी छोटी सी चीज अगर याद होती है तो अपन उसको एग्जैजरेट करके, डिस्क्राइब करके और बड़ा भी बना सकते हैं। इसलिए भी तो भाई बहुत ईजिली वे में मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। आप मेरे साथ पढ़ते पढ़ते ही आपको सारी चीजें दिमाग में बैठ जाए और आप लोग पढ़ते रहें, और जब आप अकेले जब पढ़ने बैठे, रिवाइज करने बैठे, तो वही चीज आपके दिमाग में चले कि यस ये था, एक कहानी के जैसे वाला पढ़ने हैं अपन को, यहाँ पे अपन को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या होता है? ब्लड ग्रुप। तो भाई ब्लड ग्रुप के बारे में तो सब जानते होंगे। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है? जब ABO जो ब्लड ग्रुप होता है उसको कौन डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट ने, उन्हों के द्वारा क्या खोजा गया था कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है, मतलब A, B और O प्रणाली में वो खोजा गया था। कौन? कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको साइंटिस्ट का नाम याद है और ये पूछा गया और आप ये फर्स्ट पॉइंट में लिख देते हैं तो आपके नोट्स को बहुत ही ज्यादा ये अट्रैक्टिव बनाता है, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स। तो इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? A टाइप, B टाइप, AB टाइप और O टाइप। इसके 4 प्रकार होते हैं, A प्रकार, B प्रकार, AB प्रकार और O प्रकार। लेकिन और इसके और क्या प्रकार होते हैं? A में पॉजिटिव भी होता है, B पॉजिटिव भी, B नेगेटिव भी होता है, B पॉजिटिव भी होता है, O नेगेटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। ऐसे अलग अलग टाइप के प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव वो प्रकार बन जाती हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? RH फैक्टर, मतलब कि रीसस फैक्टर बोला जाता है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन। तो भाई RH एंटीजन जिसमें पाया जाता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो RH कारक के कारण क्या होता है? इसकी सकारात्मक और नकारात्मक जो हमारी जो चीज होती है, ब्लड ग्रुप होती है, ये उसके पता चलती हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सल डोनर किसको बोला जाता है? O नेगेटिव को, मतलब कैन बी गिवन टू एवरीवन, और यूनिवर्सल रिसिपिएंट मतलब AB पॉजिटिव को बोला जाता है क्योंकि वो किसी से भी जो है ब्लड ग्रुप ले पाता है। इसको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती कि भाई A पॉजिटिव को A पॉजिटिव की जरूरत है, B पॉजिटिव को B पॉजिटिव की जरूरत है। लेकिन O नेगेटिव जो है वो किसी को भी दे सकता है, और AB पॉजिटिव जो है वो किसी से भी खून ले सकता है। तो ये दोनों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। ये चीज अपन पढ़ लिए। नेक्स्ट अपन को देखते हैं कि अपन को क्या पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास आता है ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग का परिसंचरण कहाँ चालू होता है? मनुष्यों में जो सर्कुलेशन या परिसंचरण जो होती
होती है, उसकी प्रक्रिया यहाँ पे चालू होती है। तो हमने पहले देखा जो प्रवाहित होने वाला जो पदार्थ होता है उसको रक्त बोलते हैं, ब्लड बोलते हैं। ब्लड के अंदर कितने घटक होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पे पढ़ना है कि मानवों के अंदर जो रक्त, जो ब्लड जो प्रवाहित हो रहा है वो किसके द्वारा, कौन से अंगों के द्वारा हो रहा है, तो वो हृदय के द्वारा होता है। मतलब हृदय सिर्फ पंप करता है, और अगर ये पंप करता है तभी सारी कोशिकाओं में एक साथ जो रक्त है वो पहुंचता है, और फिर रक्त वापस भी आता है, फिर ये करता है पंप, फिर ये पूरे कोशिकाओं में पहुंचाता है। तो ये हृदय बहुत ही मुख्य घटक, मुख्य कारण, मुख्य अंग बन जाता है किसका भाई, परिसंचरण का, सर्कुलेशन का। तो यहाँ पे हम लोग देखना है कि हार्ट जो होता है वो क्या होता है, हृदय क्या होता है। तो हृदय का नेचर क्या होता है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन साइज ऑफ अ क्लेज्ड फीट, यानी कि एक पेशी अंग होता है जिसका आकार लगभग एक मुट्ठी के बराबर होता है। एक मुट्ठी आप बनाएंगे उतने बराबर आपका हार्ट मौजूद होता है। मतलब सोचो इतना छोटा होता है और इतना बड़ा काम करता है। फिर हम लोग को देखना है जो पेशीय ऊतक से बना रहता है और पेशी अंग से बना रहता है, और पेशी अंग क्या होता है, कार्डियक टिश्यूज से बना रहता है। इसका अलग हमारे पास क्या होता है, अलग से ऊतक होता है जो कि क्या बना रहता है, कार्डियक टिश्यू, यानी पेशीय अंग से बना रहता है। कार्डियक टिश्यू एक ऐसा ऊतक होता है जो पूरे जो शरीर में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, जो कि हृदय पाया जाता है, क्योंकि वो कभी नहीं रुकता है और वो अनैच्छिक होता है, इनवॉलेंट्री होता है, जो कि हमारी क्रियाओं से, हमारी चीजों से, हमारे विल से वो नहीं चलता, अपने से वो चलता रहता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कक्ष यानी कि चैम्बर। तो इस हार्ट में 4 चैम्बर यानी 4 कक्ष पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं 4 कक्ष, क्योंकि प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है, प्योर, यानी ऐसा ब्लड जिसमें O2 होता है, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जो कि इम्प्योर है, यानी कि जिस ब्लड में CO2 है। तो ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा जिसको प्योर ब्लड बोला जाएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, और कुछ ऐसा रक्त जिसमें CO2 पाया जाएगा जिसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ये कक्ष इसलिए पाए जाते हैं ताकि जो ऑक्सीजनेटेड, जो प्योर ब्लड है और जो इम्प्योर ब्लड है, दोनों का मिक्स ना हो, मिश्रित ना हो, इसलिए अलग अलग कक्ष बनाए जाते हैं ताकि ये मिश्रित ना हो पाए। इसलिए अब हम लोग देखते हैं कि 4 कक्षों में जो ऊपर के 2 कक्ष होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लेफ्ट और राइट एट्रिया बोला जाता है। मतलब कि बायां और दायां आलिंद बोला जाता है। तो ऊपर के 2 जो कक्ष होते हैं उसको आलिंद बोला जाता है, जो कि रक्त को ग्रहण करते हैं, जो रक्त को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे रक्त आता है तो इसमें आते हैं, इन आलिंद में आता है। फिर हमारे पास आता है निचले कक्ष। अब नीचे के 2 कक्ष होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, यानी कि पंपिंग, मतलब कि बायां और दायां निलय बोलते हैं, मतलब रक्त पंप करता है। तो जो लेता है रक्त को उसको आलिंद बोलते हैं, ऑरिकल्स बोलते हैं। और जो नीचे, सिर्फ आलिंद के बाद नीचे आते हैं, दोनों नीचे कक्ष में आते हैं, जिसको निलय बोलते हैं। जो पंप करता है, मतलब कि क्या करता है, वो सीधा सीधा क्या करता है, पंप करता है। और पंप करने के बाद इसी के पंप के कारण पूरे जो कोशिकाओं में रक्त जो जाता है ना, वो इसी के पंप करने के कारण जाता है, निलय के कारण। तो ऊपर के 2 कक्ष को क्या बोलते हैं, आलिंद, और नीचे के 2 कक्ष को क्या बोलते हैं, निलय। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेप्टम। सेप्टम एक ऐसी चीज होती है, इट इज अ मस्कुलर वॉल दैट सेपरेट्स द राइट एंड लेफ्ट साइड्स। मतलब कि सेप्टम एक ऐसी चीज होती है जो पेशीय दीवार को जो हृदय के दाएं और बाएं भाग से अलग करती है। तो जो हार्ट होती है उसको बायां और दायां, जो आलिंद और निलय होती हैं, दोनों को बीच से जो विभाजित करके रखती है उसको क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। बीच में एक वॉल, एक दीवार पाई जाती है। समझ में आया? तो हम लोग को यहाँ पे एक हार्ट को देख लेते हैं कि जो हार्ट होता है वो कैसा दिखता है, वो क्या होता है करके। ठीक है, तो एक हार्ट होता है, उसके पास क्या होता है, ऊपर वाला जो होता है उसको एट्रियम बोला जाता है, यानी कि उसको क्या बोला जाता है, आलिंद। नीचे वालों को क्या बोला जाता है भाई, वेंट्रिकल, यानी कि निलय बोला जाता है। ऊपर वाले, फिर उसके बाद बीच में सेप्टम, यानी कि यहाँ बीचों बीच जो पाया जाता है उसको सेप्टम, जो ये दोनों आलिंद और निलय को, दाएं बाएं आलिंद और निलय को वो क्या करते हैं, विभाजित करके रखता है, उसको सेप्टम बोला जाता है, डिवाइडिंग वॉल बोला जाता है। अब हम लोग कुछ वाहिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, तब फिर यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे प्रॉपरली लिखा है। और ये हार्ट का डायग्राम है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हार्ट का डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे पास वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। तो जो हृदय होता है वो सिर्फ पंप करने का काम करता है, लेकिन हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए जो रक्त जो है हर एक कोशिकाओं तक पहुंचेगा, तो पहुंचेगा
क्यों पहुंचेगा? इन वाहिकाओं के द्वारा, इन वेसल्स के द्वारा ये रक्त जो होता है ये हार्ट से, ये हृदय से हर एक कोशिकाओं तक पहुंचता है, या ये हार्ट से फेफड़ों तक पहुंचता है, या फेफड़ों से आने वाला, तो फेफड़े यहाँ पे कहाँ पे आए देखेंगे अपन, फेफड़े भी कहाँ पे आए भाई, लंग्स तो हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़े थे मैम, यहाँ पे कैसे आ गया? तो यहाँ पे भी उसको पढ़ना है, पर कैसे पढ़ना है, कैसे वो इंटरकनेक्टेड है उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये जो रक्त होती है उसको ले जाने का मतलब परिवहन का जो मुख्य घटक होता है वो यही वाहिकाएं होती हैं भाई, सर्कुलेट पूरी बॉडी में यही करती हैं, वेसल्स करती हैं। तो अलग अलग प्रकार की वेसल्स, अलग अलग प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती हैं जो क्या बोलती हैं, सबसे पहला हमारे पास आते हैं धमनियाएं यानी कि आर्टरीज। ये जो आर्टरीज होती है, धमनियाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? आर्टरीज होती हैं। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो पहले हम लोग को इसको ये याद रखनी है कि वो लेकर क्या जाती हैं। तो धमनियाएं जो होती हैं वो प्योर ब्लड यानी कि O2 वाला जो ब्लड होती है उसको वो लेके जाती है। पहला चीज, पहला यही याद रखो, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है कि अवे फ्रॉम दी हार्ट, मतलब हार्ट से ये लेके जाने का काम करती है, मतलब पूरे शरीर में ये लेके जाने का काम करती है। दूसरा, इट इज थिक इलास्टिक वॉल्स हाई प्रेशर, मतलब कि ये बहुत मोटी होती हैं, लचीली दीवारें होती हैं और उच्च दाब से ब्लड जाती है, क्योंकि ये हार्ट से निकल के पूरी बॉडी में जा रही है, मतलब हार्ट इतने जोर से पंप करता है तो उसका दाब, उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है, इसलिए ये मोटी भी होती है, क्योंकि इतने प्रेशर से अगर जाएगा, अगर ये पतली होगी तो ये फटने के चांसेस होते हैं, इसलिए मोटी ही पाई जाती हैं। और ये क्या होता है, इनमें ये मोटी भी होती है और उच्च दाब से इसमें क्या होती है, रक्त जो है प्रवाहित होती है। एक और चीज, एक अपवाद बताया गया है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो क्या करती है, CO2 वाली ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को लेके जाने का काम करती है। तो हमने पढ़ा जो आर्टरीज होती है, जो धमनियाएं होती हैं, वो तो प्योर ब्लड लेके जाती हैं, बट अगर वो पल्मोनरी उसके सामने लग गया, मतलब वो विपरीत काम करेगी, वो CO2 वाला ब्लड को लेकर जाएगी और वो हार्ट से बॉडी तक लेकर जाने का काम करती है। समझ में आया? तो ये कहाँ कहाँ क्या क्या पाए जाते हैं इसको और अच्छे से मैं समझाऊंगी, पर हम लोग यहाँ पे लिखा वाला अच्छे से समझ लेते हैं। फिर हम लोग देखते हैं वेन्स, यानी दूसरी प्रकार होती है शिराएं। तो जो शिराएं होती हैं वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड विपरीत काम करती हैं, CO2 वाले ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड को वो लेके जाती हैं। इम्प्योर ब्लड को वो कहाँ कहाँ तक लेके जाती है, टुवर्ड्स दी हार्ट, मतलब कि बॉडी से लेकर, मतलब इस बॉडी से लेकर वो कहाँ तक लेके जाती है, हार्ट यानी हृदय तक लेके जाने का काम कौन करती है, ये शिराएं, ये वेन्स करती हैं। और ये पतली दीवारों की बनी हुई रहती हैं, इनमें वेल्व्स होते हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो। तो यहाँ पे जो शिराएं होती हैं वो क्या होती हैं, पतली दीवारों से बनी हुई रहती है, रक्त में उल्टी भवा, इसमें क्या होती हैं कि वेल्व पाए जाती हैं। वेल्व क्या होते हैं, सेप्टम हमने देखा था कि हार्ट के दोनों दाएं और बाएं आलिंद के बीच में जो दोनों को बीच में विभाजित करके रखता है तो सेप्टम बोलते हैं। लेकिन वेल्व ऐसे होते हैं जो कि रक्त को नीचे से ऊपर, मतलब क्या करते हैं, बैक फ्लो, मतलब उसको पीछे के दिशा में वो प्रवाहित होने से बचाते हैं, मतलब वो जो रक्त है वो आगे की तरह ही जाए, पीछे ना आए, उससे बचाने का काम कौन करते हैं, वेल्व करते हैं। तो वेल्व इन शिराओं में पाई जाती हैं, लेकिन ये धमनियाओं में नहीं पाई जाती हैं। धमनियाओं में क्यों नहीं पाई जाती हैं, इसलिए नहीं पाई जाती हैं क्योंकि ये हार्ट से यानी कि ये हृदय से पूरी शरीर में रक्त को लेकर जाती है, हार्ट से पूरे बॉडी में लेकर जाएंगी, तो इतने प्रेशर से जाएगी कि वो बैकफ्लो उसके होने का चांसेस ही नहीं है, वो पीछे की प्रवाह हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बैकफ्लो उसके चांस नहीं है। अगर बैकफ्लो उसका चांस नहीं है तो उसमें वेल्व की कोई जरूरत भी नहीं है, इसलिए वो नहीं पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या करती है, बॉडी से लेके हार्ट तक लेके जाती है। तो बॉडी में कोई ऐसे पंपिंग ऑर्गन है क्या, नहीं है, पंप नहीं करेगा, वो अपने विल से जाएगा, तो उसके बैकफ्लो होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वेल्व पाई जाती हैं ताकि ये उल्टी बहाव ना कर पाए, इसलिए प्रिवेंट बैकफ्लो नहीं कर पाए, इसलिए। समझ में आया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आती है कैपिलरीज। कैपिलरीज वो होती हैं जब जो आर्टरीज होती हैं और जो वेन्स होती हैं ये क्या होती हैं, धमनियां और जो शिराएं होती हैं वो और छोटी छोटी जो रेशों में विभाजित हो जाते हैं और एक एक कोशिकाओं तक पहुंचती हैं, तो उसको बोला जाता है भाई कैपिलरीज। मतलब कि ये बहुत थिन वॉल्ड होती हैं, वेसल्स होती हैं टू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं वो एक एक कहाँ तक पहुंचती है, एक एक हमारे पास सेल्स तक पहुंची, एक एक कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो वहां से जितने भी पदार्थ है उसको लेके जाने का काम करती है एक एक सेल तक, और वहां पे यहाँ पे विसरण होता है, जितनी भी चीजें हैं उनका विसरण होगा और उसके बाद वो लेकर वापस हार्ट तक आती है। तो ये जो होती हैं इनको क्या बोला जाता है, कोशिकाएं बोला जाता है। और ये जो धमनियां और कोशिकाएं होती हैं उनका विभाजित वाला जो अंग होता है उसको बोला जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ा
कि हार्ट क्या होता है। पहले हमने हृदय के बारे में पढ़ा, हृदय क्या होता है, हृदय में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी कक्ष पाई जाती हैं, क्या क्या पाई जाती है, वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि जो प्रवाहित करती हैं, तो प्रवाहित किसके द्वारा होती है, वेसल्स, यानी कि किसके द्वारा होती है, हमारी वाहिकाएं के द्वारा होती है। कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की वाहिकाएं होती हैं, इनके बारे में भी हमने देख लिया। अब हम लोग को देखना है कि ये साथ में काम कैसे करते हैं। तो ये साथ में काम कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है कि राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम दी बॉडी। तो पहले जो दायां आलिंद होता है वो शरीर से डीऑक्सीजनेटेड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्या होता है, रक्त को प्राप्त करता है। अब उसके बाद वो रक्त को प्राप्त करने के बाद वो लेके जाता है राइट वेंट्रिकल में, विच पंप्स द लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि ये रक्त को दाएं निलय में लेके जाता है और वो क्या करता है, इसे फेफड़ों तक पंप करता है, जो फुफ्फुसियां धमनी द्वारा उसके माध्यम से होता है। फिर उसके बाद देखते हैं जो बायां आलिंद होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, O2 वाला प्योर ब्लड को लेता है, जो क्या करता है, लंग्स से आता है पल्मोनरी वेन, यानी कि हमारे पास फुफ्फुसियां शीरा द्वारा फेफड़ों से क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है, रक्त होता है, वो प्रवाह करता है। फिर हम लोग देखते हैं कि इट मूव्स टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल विच पंप्स टू दी बॉडी वाया अयोटा, मतलब कि यह रक्त बाएं निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, जो इसे पूरे शरीर में पंप करता है महाधमनी के माध्यम से। तो ये महाधमनी, महाशिराएं क्या होती हैं, ये सारी क्या चीज है, इसको और सिंपल वे में, क्योंकि भाई किसी किसी को ये लिखा वाला बहुत इजीली नहीं समझ में आता, तो ये मेरा वे है, मेरा वे ऑफ थिंकिंग है कि आपको कैसे समझ में आएगा। तो एक और चीज, थोड़ा और समय ले लेते हैं, लेकिन जान के तो यहीं से बहुत अच्छे से जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि जो हमारे पास हार्ट होता है वो क्या होता है। तो हार्ट को हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आए, ठीक है। तो हार्ट जो होता है, हमने देखा ये जो हार्ट होता है उसके 4 कक्ष होते हैं, उसको हम लोग ऊपर के 2 कक्षों को क्या बोला जाता है, ऊपर के 2 कक्षों को ऑरिकल्स बोला जाता है, यानी कि क्या बोला जाता है, आलिंद बोला जाता है, ठीक है, ये क्लियर था। नीचे के 2 कक्षों को क्या बोला जाता है, निलय बोला जाता है, मतलब कि वेंट्रिकल्स बोला जाता है, निलय बोला जाता था, आलिंद और निलय। तो ऊपर के 2 को आलिंद बोला जाता था, नीचे के 2 को वेंट्रिकल्स यानी कि निलय बोला जाता था। ये जो हार्ट होती हैं, इनके बीच में, दोनों के बीच में एक दीवार पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते थे, सेप्टम बोलते थे। और सेप्टम क्या करते थे, विभाजित करता था इस दोनों जो लेफ्ट और राइट ऑरिकल्स है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स, दोनों को ही विभाजित करने का काम जो बीचों बीच में पाया जाता था, इसको क्या बोलते थे, सेप्टम बोलते थे। ये चीज हम लोग ने पढ़ लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको बताना है मुझे कि ये जो दोनों जो दीवार हैं, मतलब जो ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में पाई जाती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं वेल्व। तो मैम वेल्व तो हम लोग वेन्स में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे भी वेल्व पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रक्त है वो आता है, क्योंकि आलिंद में हमने पढ़ा था कि रक्त जो है उसको क्या करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद ये किस में आता है, निलय में आता है। तो निलय में आने के बाद ये फिर से आलिंद में ना जाए, बैक फ्लो में हो ना हो, इसलिए ये वेल्व पाए जाते हैं, ताकि यहां से जब यहां रखता है तो ये उसको बचा के रखे और यहां से वो पंप होके सीधा सीधा पूरी बॉडी यानी पूरी शरीर में चले जाए। तो इस हार्ट के बारे में हमने यहां पढ़ा और हमने देखा कि ये जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, ये कैसा दिखता है और क्या होता है। ये हृदय के बारे में हमारा हो गया एक नॉर्मल वे जिसमें आपको समझ आए, इसलिए मैंने ये बताया। फिर हमने क्या पढ़े, कुछ वाहिकाओं के बारे में पढ़ा। तो वाहिकाओं के बारे में जो हमने पढ़ा है उसको हम लोग देख लेते हैं कि वाहिकाओं के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो ब्लड वेसल्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने ब्लड जो रक्त वाहिकाएं थी इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जो ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिकाएं हैं, वो अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी थी उसको यहाँ पे भी रिवाइज करते हैं और क्लीन वे में देखते हैं कि कौन कौन सी थी। तो पहले हमारे पास थे क्या था, आर्टरीज था, यानी कि हमारे पास क्या था, धमनियाएं थी। ये धमनियाएं क्या करती थी कि जो हमारे पास O2 वाला जो ब्लड है, मतलब कि हमारे पास जो प्योर वाला ब्लड है, मतलब कि जो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको वो लेके जाने का काम करती थी। कहां से कहां तक ये आपको बाद में पता चलेगा, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, बस उसका काम क्या होता है उसको हमको देखना है, ठीक है। तो ये प्योर ब्लड को लेके जाती थी और इसमें एक अपवाद है कि यहाँ पे एक पाया जाता है अयोटा। तो अयोटा क्या होती है, इसको महाधमनी के नाम से जाना जाता है। ये महाधमनी, इसका जो होता है बड़ा रूप होता है, इसको अयोटा बोला जाता है। तो आर्टरी यानी धमनियां का जो बड़ा रूप होता है उसको अयोटा बोला जाता है, मतलब कि महाधमनी बोला जाता है। फिर उसके बाद हमको देखना है इसका काम क्या होता है कि यहाँ पे एक अपवाद है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी
पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है इसका काम क्या होता है, क्योंकि आर्टरी यानी धमनियाएं का हमने क्या देखा कि वो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है उसको वो प्रवाहित करता है, लेकिन अगर फुफ्सियाएं धमनियाएं हो गई, मतलब कि जो पल्मोनरी आर्टरी हो गई, तो वो विपरीत काम करेगा, मतलब CO2 वाला जो ब्लड होगा, जो हमारे पास इम्प्योर वाला ब्लड होता है उसको वो कैरी करता है, उसको वो लेकर जाता है। कहां से कहां तक हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन जो मैं बता रही हूं इस चीज को आप लोग को ऐसे ही आप लोग नोट डाउन करेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा हम लोग चीज क्या देखते हैं, वेन्स के बारे में, मतलब शिराओं के बारे में। ये जो वेन्स होते हैं वो क्या होती हैं, वो क्या लेके जाती है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वाला जो ब्लड होता है, जिसको इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेकर जाने का काम ये करती है। अब ये लेकर जाने का काम करती है तो इसमें एक और जो हमारे पास होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महाशिराएं, मतलब कि वेना कावा बोलता है, ठीक है। तो वेना कावा एक जगह हम लोग पढ़ेंगे, तो यहां पे याद रखना कि महाधमनी को अयोटा बोलते हैं, महाशिराएं को हम लोग क्या बोलते हैं, वेना कावा। ये जो होती हैं, मतलब ये जो आर्टरीज होती हैं, इनकी थोड़ी बड़ी रूप जो होती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, अयोटा बोला जाता है। तो वेन्स की जो बड़ी रूप होती है उसको वेना कावा बोला जाता है, थोड़ी बड़ी रूप, ठीक है, थोड़ी बड़ी रूप होता है तो इसको बोला जाता है, लेकिन थोड़ी सी मध्यम वर्गीय जो रूप होती है उसको आर्टरीज और वेन्स बोला जाता है। ये पूरी बॉडी में होती है, इसलिए ये सिर्फ हार्ट के पास, ये हृदय के पास ही होती है, क्योंकि हृदय बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड को लेके जाता है ना, तो प्रेशर से रहेगा, सीधा सीधा वो आर्टरीज में आ जाएगी, तो भाई आर्टरीज थोड़ी पतली होती है तो फटने के चांसेस होते हैं, इसलिए थोड़ी मोटी महाधमनी महाशिराएं में जाती है, फिर महाशिराएं थोड़ी छोटी बन जाती हैं, धमनियां और शिराएं में चली जाती हैं, और ये जो धमनियां शिराएं होती हैं और छोटी छोटी में विभाजित हो जाती हैं, जिनको कोशिकाएं या कैपिलरीज बोलती हैं, जो और छोटी छोटी विभाजित होकर एक एक सेल यानी एक एक किस में डाली जाती हैं, कोशिकाओं में चली जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक अपवाद था जिसको हम लोग क्या बोलते थे भाई, हम लोग बोलते थे पल्मोनरी वेन बोलते थे। तो पल्मोनरी वेन आ गया, मतलब फुफ्सियाएं शिराएं आ गई, तो अगर उसके सामने वेन के सामने शिराएं के सामने फुफ्सियाएं यानी पल्मोनरी लग गया, इसका मतलब ये है कि इस काम से विपरीत काम करेगा, मतलब ये O2 मतलब कि ये प्योर ब्लड लेकर जाने का काम करेगा। इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। तो हमको समझ में आ गया कि भाई धमनियाएं क्या होती हैं, शिराएं क्या होती हैं, इनका काम क्या होता है और उनके अपवाद क्या होते हैं, इसको भी हमने देख लिया। कहां से कहां तक लेकर जाता है इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, मैं बार बार बोल रही हूं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है इसी क्लास में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा प्रकार होता है जो हमारे पास क्या होता है भाई, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या होते हैं, कैपिलरीज यानी कोशिकाओं के बारे में हम लोग जब पढ़े थे, तो कोशिकाओं के बारे में हम लोग जब पढ़े थे तो ये आर्टरीज और वेन्स की और छोटी छोटी जो शाखाएं में बदल जाती हैं, जो एक तक सेल्स तक लेकर जाती हैं, एक एक कोशिकाओं तक लेकर जाती हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिलरीज, यानी किसको बोलते हैं, कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। और यही कैपिलरीज जो है बाद वापस फिर से उस ब्लड को लेकर आती है। ये जो कैपिलरीज है ये वेन्स या आर्टरीज में बदल जाती हैं और उसके बाद फिर ये हार्ट तक पहुंचती हैं, ठीक है। अब हम लोग देखे थे इसका काम, तो इसका काम हमने कहा देखा था, इसका काम हमने देखा था कि हमने यहां कुछ देखा था कि यहाँ पे मैकेनिज्म कुछ बताया है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लैरिफाई नहीं हुआ होगा कि भाई मैकेनिज्म क्या होता है। तो भाई अंग कौन सा होता है समझ में आ गया, कौन कौन सी वाहिकाएं होती ये भी समझ में आ गया। अब ये काम अच्छे से नहीं समझ में आता है तो एक बार हम लोग काम भी देख लेते हैं कि काम कैसे होता है। तो हम लोग देखते हैं कि भाई काम कैसे होता है, तो काम हम लोग देखते हैं कि बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है थोड़ा सा अच्छे से कि ये हमारे पास हार्ट है। ये हार्ट क्यों बार बना रही हूँ बार बार, क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए। अब हार्ट को अलग से मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, तो आप लोग को पता है क्या होता है क्या नहीं करके। तो इसके बाद सीधा हम लोग क्या है, जो भी चीजें हैं उसको बनाते हैं। और यहाँ पे पाई जाती हैं लंग्स, यानी कि हमारे पास जो पाई जाती हैं फेफड़े, वो पाए जाते हैं। और यहाँ पे पूरा हमारा शरीर है, या शरीर ना बोल के हम लोग बोल देते हैं कि शरीर की एक एक हमारे पास कोशिकाएं हैं, मतलब उनके पास एक एक ब्लड जाती है, रक्त जाता है, ठीक है। तो अब लंग्स में क्या होता है, लंग्स का मेन काम क्या होता है, इस लंग्स का मेन काम क्या होता है कि यहाँ पे O2 लिया है, और O2 क्या है, लिया है, और CO2 को वो दे दिया है, ठीक है। यही काम होता है। हमने देखा है कि जो श्वास जो तंत्र होती है, श्वसन की जो क्रिया, श्वास तंत्र होती है वो यही होती है। तो श्वास लिया मतलब O2 को वो लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लिया। अब ये O2 जो था वो रक्त को द्वारा क्या हुआ, विसरण से आ गया था, डिफ्यूजन से वो आ गया था। अब ये डिफ्यूजन से उस कैपिलरीज, मतलब उन जो हम लोग देखे थे वायु कोश में, एल्वियोली में, ये डिफ्यूजन विसरण से आया था। तो ये जो आया था उसके बाद पूरी बॉडी में कैसे आएगा, तो ये यहां से कहाँ आएगा, इस आलिंद में आएगा, इस ऑरिकल में आएगा। और इस ऑरिकल में किसके द्वारा आता है, तो ये पल्मोनरी
किसके द्वारा आता है? आर्टरी के द्वारा आता है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा आता है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा नहीं, सॉरी, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आता है। सॉरी आई एम वेरी सॉरी। ये किसके द्वारा आता है? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आता है। ये किसके द्वारा आता है? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आता है। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये पल्मोनरी वेन्स के द्वारा यानी फुफ्सियाएं जो शिराएं हैं उसके द्वारा आई। कौन सी ब्लड आई? वैसी ब्लड आई जिसमें O2 था। O2 जो मतलब कि ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड था, रक्त था, वो कहाँ से निकला? ये लंग्स में आया था और लंग्स के द्वारा ये कहाँ पे आया? ये जो आलिंद है, ऊपर वाले आलिंद, उसमें आया। ऊपर वाले आलिंद में आने के बाद ये निलय में आया और निलय में आने के बाद फिर से ये निकला और पूरी बॉडी में चला गया। तो ये निकल के पूरी बॉडी में कैसे गया? तो पहले ये आयोटा यानी महाधमनी से निकला, क्योंकि हमको पता है कि ये जो वेंट्रिकल्स है ये पंप किए, ये जो निलय है इसने पंप किया, इतने जोर से पंप किया, मतलब कि जो प्रेशर है वो बहुत बढ़ गया और प्रेशर बढ़ने के कारण ये आयोटा मतलब महाधमनी से गया। फिर ये कहाँ से गया भाई? आर्टरीज, मतलब कि ये धमनियाओं में गया और धमनियाओं में जाने के बाद ये सारे कोशिकाओं में गया, कैपिलरीज में गया और कैपिलरीज कहाँ तक लेके जाती हैं? कैपिलरीज एक एक ब्लड के एक एक सेल तक लेके जाने का काम करती है, कोशिकाओं तक लेके जाने का काम करती है। अब ये जो ऑक्सीजन होता है ये क्या होता है? विघटित करता है किसको भाई? ग्लूकोज को विघटित करता है और क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, जिसको हम लोग श्वास तंत्र में पढ़े थे। तो ये यहाँ पे इस तरीके से यूज होता है और ये इस तरीके से मतलब ऑक्सीजन जो है एनर्जी निकालता है, इस तरीके से वो यूज करता है और इस तरीके से यूज करने के बाद फिर से ये कहाँ जाता है? फिर से ये आता है कहाँ पे भाई? यहाँ पे आता है। अब वो फिर से यहाँ पे कैसे आएगा? तो पहले कैपिलरीज से, कैपिलरीज क्योंकि भाई वापस होया तो वहां से कैपिलरीज से वो फिर कहाँ जाता है? वेन्स यानी कि जो शिराएं होती हैं, क्योंकि शिराएं कौन सी ब्लड लेके जाती है? CO2 वाली ब्लड। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकला था? CO2 निकला था। तो CO2 वाला ब्लड यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त था वो यहाँ से निकला कैपिलरीज द्वारा, कोशिकाओं द्वारा। फिर वो थोड़ा सा और बढ़ गया वेन्स में, शिराएं में बढ़ गया और शिराओं से वो कहाँ चले गया भाई? वेना कावा यानी कि महाशिरा में चला गया और वेना कावा द्वारा ये कहाँ चले गया? इस जो आलिंद है उसमें चला गया। उस आलिंद से वो निलय में गया और फिर निलय से वो वापस कहाँ गया भाई? इस कहाँ पे गया? लंग्स में गया। लंग्स यानी फेफड़ों में गया। फेफड़ों में किस में गया भाई? पल्मोनरी आर्टरी द्वारा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये CO2 वाला ब्लड को लेता है, हमने पढ़ा था, अपवाद में पढ़ा था। तो ये CO2 युक्त मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त था उसको वो यहाँ निलय से लिया और ये कहाँ लेके चले गया? लंग्स में, यानी कि फेफड़ों में लेके चले गया और फेफड़ों में फिर वही डिफ्यूजन, विसरण होता है। तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ऑक्सीजन ले लेगा, फिर ये ऑक्सीजन यहाँ आएगा, फिर ये ऑक्सीजन अपने बॉडी में जाएगा, यूज होगा अलग अलग क्रियाओं के लिए। फिर उसके बाद फिर कैपिलरीज, वेन्स, वेना कावा ऐसे करके जाएगा। तो यहाँ पे इस डायग्राम से आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर इस डायग्राम को ही आप अगर देख लेंगे अच्छे से तो आपको ये समझ में आएगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी होता है उसका काम क्या होता है कि वो हार्ट से लंग्स तक ब्लड को लेके जाता है। पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है कि लंग्स से हार्ट तक लेके जाता है। आयोटा आर्टरीज, कैपिलरीज का क्या काम होता है कि वो यहाँ से यहाँ तक ब्लड लेके जाता है। ये जो वेना कावा वेन्स का काम होता है यहाँ से यहाँ तक। तो लोकेशन आपको वहां पे रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वाला डायग्राम आप याद कर लेते हैं तो आपको लोकेशन ऑलरेडी याद हो जाएगा। अगर आप ऐसे ये चीज को आप समझेंगे तो आपको लोकेशन भी याद हो जाएगी, आपको ये भी याद हो जाएगा कि भाई लिखा क्या है, क्या चीज है, क्या चीज बोल रहा है। परिसंचरण का मतलब आपको इस डायग्राम से पूरा समझ में आ जाता है। जो चीज कहाँ लिखी गई थी, जो चीज आपकी यहाँ लिखी गई थी, ठीक है, जो चीज आपकी कहाँ लिखी गई थी, जो चीज आपकी यहाँ लिखी गई है, यही सेम चीज आपको वहां पे मैंने बहुत इजीली फॉर्मेट में बता दिया है कि भाई प्योर ब्लड क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, कौन से कहाँ तक गए हैं, कौन से कहाँ नहीं गए हैं। सारी चीजों को वहां पे बहुत अच्छे वे में लिखा गया है, पढ़ा गया है। और ये आपको देखते हैं, याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उससे याद होता है तो भी बहुत अच्छी है। अल्टीमेटली आपको याद होना जरूरी है, अल्टीमेटली आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो हमने
कुछ कुछ चीजें देखी कि ये हार्ट कैसा दिखता है, हृदय क्या क्या होता है, फिर हमने देखा कि अलग अलग जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, फिर हमने देखा कि इसकी जो मैकेनिज्म है, इसकी जो क्रिया विधि है वो कैसे होती है, कौन कौन से अंग इसमें होते हैं, कौन कौन सी वाहिकाएं क्या क्या काम करती हैं, क्या क्या लेके जाती है, सारी चीजों को हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे O2 सारा जा रहा था, ये चीज हमने देखा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि ऐसा जो चीज है यहाँ पे एक डायग्राम के रूप में समझाया गया है, जिसमें हम लोग को बताया है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका ये काम होता है, वेना कावा का ये काम होता है, यहाँ पे अयोटा का ये काम होता है, और ये क्या होती है, कैपिलरीज, ये वेन्स होती हैं, ये लंग्स, ये सारी चीजें। और ये जो लंग्स की कैपिलरीज है मतलब कि ये एल्यूरी में पाई गई है, मतलब ये किसमें, रक्त कोश में पाई गई है। तो ये भाई ये सारी चीजें, वही डायग्राम जो मैंने बनाया है वो थोड़ा और अच्छे वे में डायग्राम में समझाया गया है। तो भाई वो डायग्राम समझना है, वेल एंड गुड, ये डायग्राम समझना है, बहुत अच्छी बात है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी बहुत है, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एओर्टा आर्टरीज के बारे में जो पढ़ रहे थे, जो अब यहाँ पे एक छूटा हुआ था, जो ये देखो वेना कावा दिया हुआ है, ये पढ़ लिया अपन, वेना कावा यहाँ दिया हुआ है ऊपर तक लेके जाने के लिए, जो पल्मोनरी आर्टरी दिया हुआ है, पल्मोनरी वेन दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें छूटी हुई थी, देखो एओर्टा दिया हुआ है, तो ये जो छूटी हुई थी सारी चीजें वो यहाँ पे पूरा हार्ट के रूप में भी दिखाया गया है, उसमें मैकेनिज्म कैसा होता है वो उसके रूप में भी दिखाया गया है। तो सभी चीज के रूप में भाई दिखाया गया है, अच्छे से क्लैरिफाई किया गया है, दिखाया गया है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, बाकी और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये चीज यहाँ तक जो भी सर्कुलेशन था, परिसंचरण था, मानव में जो होने वाली जो चीजें थी वो यहाँ पे खत्म होती हैं। अब आगे हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी देखना है, मतलब कि डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, दोहरा परिसंचरण का मतलब क्या होता है कि ब्लड ट्रेवल्स थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल थ्रू दी बॉडी। तो बॉडी में क्या होता है कि हमने जब ये देखा तो हमने ये देखा कि एक साथ ये जो रक्त होती है वो एक साथ यहाँ आती है, फिर यहाँ से एक रक्त यहाँ जाती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे जाती है। तो भाई एक ही साइकिल में, मतलब एक ही समय पे एक जगह डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एक जगह ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, फिर ये एक साथ जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, मतलब एक ही साइकिल में दोनों जो ब्लड होता है आता है और दोनों ब्लड जाता है, फिर दोनों ब्लड आता है, दोनों ब्लड जाता है। तो दोनों साइकिल साथ में चलती है, इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, दोहरा परिसंचरण बोला जाता है। मतलब एक पूर्ण चक्र के दौरान रक्त हृदय से दो बार होकर गुजरता है, दो बार होकर गुजरता है, एक ही साइकिल में दो बार आता है और दोनों बार गुजरता है। तो दोनों बार गुजरता है करके दोहरा परिसंचरण बोला जाता है, जिसको पूछा जाएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये कंफ्यूजिंग चीज है इसलिए पूछा जाएगा आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका तो पाथवे क्या होती है। तो पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला जाता है, मतलब कि हार्ट से लंग्स तक बीच में जो ऑक्सीजनेशन होता है जब हार्ट वो करता है, मतलब कि जो फुफ्सियाएं परिसंचरण का मतलब क्या होता है, कुछ भी हृदय से फेफड़ों तक पहुंचना फिर हृदय में आना, इसको क्या है, फुफ्सियाएं परिसंचरण बोला जाता है, पहला। दूसरा क्या होता है, प्रणालीगत परिसंचरण, मतलब कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या होता है, हार्ट से बॉडी टिश्यूज में जाना, बॉडी से फिर से हार्ट में आना, मतलब कि पहले हृदय से पूरे शरीर में जाना और शरीर से फिर से हृदय में जाना, इसको प्रणाली परिसंचरण बोला जाता है। और भाई ये दोनों मिला के क्या बनता है, दो मार्ग बनता है, जिसको दोहरा परिसंचरण के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके एडवांटेज क्या होती है भाई, इसके लाभ क्या होते हैं। तो हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी नेसेसरी फॉर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मैमल्स एंड बर्ड्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो इसका है शरीर में ऑक्सीजन की अत्यधिक प्रभावी आपूर्ति होना, जो ऊष्मा रक्त की जो जीवों होती हैं जैसे कि स्तनधारी और जो पक्षी होती हैं, उनमें शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए, शरीर का तापमान सभी को नियंत्रित रूप से रखना होता है, तो उनके बनाए रखने के लिए जो आवश्यक होता है, उसके लिए ये जो दोहरा परिसंचरण है या जितने भी परिसंचरण हमने पढ़ा वो सबके क्या होता है, लाभकारी होता है, वो क्या होता है, एडवांटेजियस होता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लास्ट कुछ टर्मिनोलॉजीज है, उसको देख लेते हैं। ये लास्ट स्लाइड है, लास्ट टर्मिनोलॉजी हमको देखना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी। तो हमने लाल रक्त की कोशिकाएं पढ़ी थी जो प्लाज्मा के अंदर थी, जो पूरा रक्त बनाती थी। तो भाई रक्त में जो एक घटक थी जिसको हम लोग क्या बोलते थे, प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर जो पाई जाने वाली एक कोशिकाएं थी, लाल रक्त की कोशिकाएं, उसमें पाई जाने वाली ये एंटीजन और एंटीबॉडीज होती हैं, ये बताया है। दूसरा क्या बताता है, सेप्टम। सेप्टम क्या होता है यहाँ पे बताया है, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीनेटेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो कहाँ मौजूद होती हैं, हार्ट में मौजूद होती हैं, और वो क्या होती है, किसके बीच में होती है, उसको भी हमने पढ़ लिया। वैल्व क्या होती है, इट इंश्योर्स ब्लड फ्लोज इन और वन डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में प्रवाह करते रहना, एक दिशा में ही जो
रक्त है वो जाना, उसको सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? वाल्व करता है। और वेना कावा क्या होता है? वेना कावा हमने पढ़ लिया, इट इज द लार्जेस्ट वेन, ब्रिंग्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। अयोटा क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट। तो वेना कावा क्या होता है? अयोटा, महाधमनी क्या होता है? इसके बारे में हमने देख लिया, इसके बारे में पढ़ लिया है। ये वही चीज को डिफाइन करके लिखा गया है, एक नॉर्मल लिखित वे में है कि आपको मेंस के लिए लिखने के लिए चाहिए होता है, तो ये है, समझने के लिए चाहिए होता है, तो मैंने तो आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपका जो सर्कुलेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो परिसंचरण था, पौधों में कैसी होती हैं, फिर मानव में कैसी होती हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स था मानती हूँ, लेकिन समझ तो जरूर आया होगा, ये भी मैं मान गई हूँ। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको जो चीज है वो चीज है हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। थोड़ा इजीली वे में था, थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में था, लेकिन कुछ नहीं, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये सारी चीजों को देख लिया है, समझ लिया है, कर लिया है। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड चैप्टर था, जो परिसंचरण सर्कुलेशन था, वो भी हमारा कंप्लीट होता है। तो बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के साथ, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और धन्यवाद स्टूडेंट्स।